दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में भूमि सर्वे का कार्य एकदम तेजी गति से चल रहा है। लगभग 46,000 गांव में जो सर्वे होनी है, लोगों में काफ़ी खलबली मची हुई है कि भाई हमारा ज़मीन का सर्वे किस तरह से होगा, हमें क्या-क्या करना होगा, कौन-कौन से फॉर्म भरने होंगे, कहाँ जमा करने होंगे, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। दोस्तों, इस सर्वे में आपको बेसिकली 2 तरह का फॉर्म भरना है। एक तो वो लोग जिनका ज़मीन वंशज के आधार पर मिला है, यानी वो ज़मीन खतियानी ज़मीन है। तो खतियानी ज़मीन के लिए अगर ज़मीन का बँटवारा आप लोग नहीं किए हैं, तो वैसे लोगों को वंशावली भी एक बनाना है। वंशावली भी आपको आजकल स्वघोषणा ही करना पड़ेगा। तो एक तो वंशावली फॉर्म भरना है, दूसरा आपको प्रपत्र 2 भी भरना पड़ेगा। लेकिन जो लोग ज़मीन का केवल खरीदारी किए हैं, मतलब वो ज़मीन खतियानी ज़मीन नहीं है, पूर्वजों का ज़मीन नहीं है, वैसे लोगों को केवल प्रपत्र 2 ही भरना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आज बेसिकली कि प्रपत्र 2 है क्या? आखिर इसको भरना कैसे है? इसमें किसी प्रकार की गलती ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत होने से, त्रुटियाँ होने से बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रपत्र 2 को आइए देखते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि ये फॉर्म है किस लिए। तो दोस्तों, आपको इसमें स्वघोषणा करना पड़ता है कि आपके पास कौन-कौन से ज़मीन है, कितना ज़मीन है, कहाँ-कहाँ पर ज़मीन है, ये सारा चीज़ आपको इसमें भरकर देना है, ताकि आपके नाम से जो है वो खाता खुल सके, एक नया नक्शा अपडेट हो सके। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस फॉर्म के विषय में कि किस तरह से भरना है। देखिए, इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in, यानी इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो चलिए फिर अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है तो किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करके जमा करना है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है राजस्व ग्राम, जो कि इसमें लिखा हुआ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो राजस्व ग्राम क्या है? राजस्व ग्राम गांव का एक प्रकार का मौजा होता है, जो कि आपका गांव का जो मौजा होगा वो आपके रसीद में आपको मिल जाएगा। तो उसको देखकर आप जो है राजस्व ग्राम लिख लीजिएगा, यानी कि मौजा लिख लीजिएगा। अच्छा, आगे है थाना नंबर। थाना नंबर जो है, एक्चुअली ये थाना नंबर नहीं है, ये थाना नंबर राजस्व थाना नंबर है। तो राजस्व थाना नंबर में आपको लिखना है कि जमीन संबंधित जो कागजात होंगे, चाहे वो खतियान होंगे, रजिस्ट्री पेपर होंगे या सेल डीड होंगे, जिसको हम लोग केवाला भी कहते हैं, दान पत्र होंगे या जिसका वसीयतनामा होगा, बंदोबस्त वाला पर्चा, उस सब में जो है आप थाना नंबर यानी राजस्व थाना नंबर लिखा हुआ रहता है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब देखते हैं हल्का नंबर क्या है। हल्का नंबर देखिए कि अंचल जो होता है ना, वो विभिन्न भागों में उसको बांटा जाता है। तो वो प्रत्येक भाग को एक नंबर दिया जाता है, जिसको हम हल्का नंबर कहते हैं। वो हल्का नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर फिर भी आपको नहीं पता है, तो आपके यहाँ जो शिविर लगाए जा रहे हैं, जो वहाँ पर पदाधिकारी गण है, यानी जो सर्वे कर्मी है, आप उनसे पूछकर जो है लिख लीजिएगा, या फिर आप उनको खाली भी छोड़ दीजिएगा, वो बाद में सर्वे कर्मी लोग जो है वो लिख लेते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ जो है जैसे पुलिस थाना है, अंचल है या जिला है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो चलिए फिर हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस फॉर्म का, कि इसमें हिस्सेदार का नाम, अंश का नाम कैसे लिखना है। देखिए, ये जो कॉलम फर्स्ट कॉलम है, टोटल 11 कॉलम इस फॉर्म में आपके पास देखने को मिलेगा। तो पहला कॉलम जो है, जिसमें आपको हम बताएं कि सह हिस्सेदार का नाम, अंश का नाम कैसे लिखना है, तो इसमें मुख्यतः 2 स्थिति हो सकती है। पहला वो कि एक तो जिसका नाम रैयतधारी जमीन में है, यानी वो खतियानी जमीन है, परंतु रैयतदार जो है वो उनका स्वर्गवास हो चुके हैं, वो गुजर चुके हैं। तो वैसे लोग अगर उस जमीन का आपसी बंटवारा नहीं करवाए हैं, तो वैसे लोगों का संयुक्त खाता खुलेगा, जिस एक ही फॉर्म में आपको तीनों भाई का नाम लिखना है। अगर 3 भाई है तो 3 गो का नाम लिखना है, 4 है तो 4 गो का नाम लिखना है। अगर ज़्यादा है तो आप दूसरा फॉर्म भी उसमें अटैच कर सकते हैं। लेकिन आपको लिखना किस प्रकार है, आइए उसको हम आपको समझाते हैं अच्छे से। मान लीजिए कोई खतियानी जमीन है, रैयतदार का नाम था सुक्कल शाह, जो कि अब गुजर चुके हैं। उनके 3 बेटे, राम, श्याम और लखन शाह।
तो राम को ए मान लिए, श्याम को बी मान लिए और लखन को जो है सी मान लिए, और जो रैयतदार है शुक्ल सा उसको हम जेड से हम मान लिए। थोड़ा देर के लिए आपको हम समझाने के लिए हम मान रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ए का आपको अंश लिखना है 1/3 और उनके आगे आपको लिख देना है जो जाति है, राजपूत है, भूमियार है, यादव है, जो है उनको लिख देना है आपको, और साथ में उनका पिता का नाम लिखना है। तो ए जो है वो राम सा है, तो राम सा के पिता कौन है, शुक्ल सा, तो पिता में आपको लिख देना है शुक्ल सा। अच्छा, सबका अस्थाई पता अलग अलग भी हो सकता है। अच्छा, ये जो पता है ये पता राजस्व पता नहीं है, राजस्व पता हम लोग पहले भर चुके हैं ऊपर में, जैसा कि राजस्व ग्राम है, थाना है, हल्का नंबर थे, पुलिस थाना था। लेकिन ये जो पता है ये आपका अस्थाई पता है जहां आप निवास कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे निवास और अस्थाई पता ही लिखना है। उसके बाद आपको लिख देना है खाता नंबर। तो खाता नंबर चलिए तीनों भाई है, तो तीनों भाई का एक ही रैयतदार थे, तो खाता नंबर चलिए एक ही है या दो भी हो सकता है। तो एक खाता मान के चलिए है, उसे मेरा ख्याल से कि खाता उदाहरण पे हम ले लिए कि 42 नंबर खाता है। तो एक खाता के कई खेसरा होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस खेसरा में राम सा रह रहे हैं उसका निवास स्थान का जो खेसरा नंबर अलग हो सकता है, और जो श्याम सा है उसका खाता नंबर, खाता तो एक ही होगा, खेसरा अलग हो सकता है। तो वो आपको जो है आपका जिस स्थान पे निवास स्थान है या जो जमीन आप लोगों ने लिया है, जिसका आप लोगों ने जो है स्वघोषणा पत्र हेतु जो प्रपत्र 2 भर रहे हैं, उसके आधार पे आपको जो है खाता नंबर में जो आपका खेसरा है, जो आपके दखल में है, जो आप लोगों ने बंटवारा कर लिया है निवास स्थान के लिए फिलहाल, लेकिन कागजी रूप से बंटवारा आप लोगों ने नहीं किया है, तो वैसे परिस्थिति में आपको क्या करना है, आपका जो है दखल वाला खेसरा आपको उसमें लिखना है। अच्छा, आगे है एक रकवा, तो रकवा आपको एकड़ और डिसमिल में लिखना है, कट्ठा धूर में नहीं लिखना है आपको। तो एकड़ और डिसमिल में कैसे लिखना है, जैसा कि मेरा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 3.30 एकड़, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, चौहद्दी लिखना है। चौहद्दी जो है आपको वैसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो वर्तमान दखलकार के नाम से जो जीवित व्यक्ति है, या फिर आपका निज जमीन है तो निज लिख सकते हैं, सड़क है तो सड़क लिख सकते हैं, गड्ढा है, मेर है यानी बांध जैसा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो चौहद्दी में आपको देना है उत्तर में जो आपका है, दक्षिण में जो आपका है, पूरब में जो आपका है, पश्चिम में जो आपका है। अच्छा, उसी प्रकार जो है अंश 2 का होगा, वो भी 1/3 के हिसाब से जमीन बांटा है। तीसरा नंबर है तो सी है, उसका भी 1/3 हो गया, जाति एक ही रहेगा, पिता तीनों का समान रहेगा होगा। अगर 60 बीघा जमीन है मान के चलिए तो 20-20 बीघा करके तीनों को पड़ेगा, तो आपको 1/3 आपको जो है अंश लिख देना है इसमें। अच्छा, इस तरह का बंटवारा में आपको वंशावली बनाना ही पड़ेगा, तो वंशावली के आधार पर भी अंश का निर्धारण हो जाएगा। अच्छा, इस सर्वे में प्रपत्र 2 के अनुसार एक स्थिति तो क्लियर हो गई होगी आपका। दूसरा मुख्य स्थिति यहाँ ये हो जाता है कि जो रैयतदार है वो तो गुजर चुके हैं, लेकिन उसका जमीन का भी बंटवारा कुछ लोगों ने अपने से कर भी चुका है, भाई लोग साथ में मिलकर वंशावली आप बना के जो है पहले ही बंटवारा कर लिए होंगे। तो वैसे आधार पे आपको क्या करना है कि जमीन का जो बंटवारा के अनुसार आपको अपना अलग अलग प्रपत्र 2 भरना है, यानी उसमें संयुक्त खाता नहीं खुलेगा, उसमें आपका अलग अलग जो है प्रपत्र जो है आप अपना भर लीजिएगा। और सभी प्रपत्र का क्या कीजिएगा, 2 कॉपी बनाइएगा, एक तो आप रिसीविंग रख लीजिएगा और एक उनको आप जमा कर दीजिएगा, ताकि आगे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाता है, आपके साथ कुछ तरह का परेशानी हो जाता है, तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ भाई हमने तो आपको दिया है, आप देखिए फॉर्म में। अच्छा, अब बताते हैं आपको कि इस प्रपत्र में 7 नंबर जो कॉलम दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें लिखा है कि जमीन का किस्म किस प्रकार है, मतलब जमीन आपका कौन सा जमीन है। 2 फसला जमीन है तो उसको धनहर लिख देना है, 1 फसला जमीन है तो उसको भीट लिख देना है, अगर पड़ती है 10 साल से तो आपको पड़ती लिख देना है, आवासीय जमीन है तो आवास लिख देना है, कॉमर्शियल पर्पज का जमीन है तो कॉमर्शियल लिख देना है। तो इस प्रकार आपको जमीन का जो है किस्म आपको लिख देना है। अच्छा, अब एक होता है जमाबंदी संख्या, वो जमाबंदी संख्या आपको रसीद में मिल जाएगा, जो कि 9 नंबर कॉलम में दिखाई दे रहा है। अच्छा, 8 नंबर जो कॉलम है शेष को छोड़कर लगान, तो शेष को छोड़कर लगान का मतलब हो गया ये कि लगान का जो है 50% हिस्सा, जो जितना आपका लगान देते हैं आप, उसका 50% हिस्सा जो है शिक्षा शेष पर होता है,
25% हिस्सा रोड सेस पर होता है, 20% हिस्सा कृषि सेस पर होते हैं, 50% लगान का 50% हिस्सा स्वास्थ्य पर भी होते हैं। तो ये सारा सेस को छोड़कर जो आपका मुख्य लगान है, वो आपको जो है सेस को छोड़कर आपको लगान यहाँ पे लिख देना है 8 नंबर कॉलम में। अच्छा, एक है भूमि पर दावा का जो आधार कैसा है। अगर आपका उत्तराधिकारी ज़मीन है, तो आपको उत्तराधिकारी वाला ज़मीन में खतियानी ज़मीन है तो लिख देना है। दान से मिला हुआ ज़मीन है तो दान वाला लिख देना है। बंदोबस्त वाला ज़मीन है कि सरकार जो है किसी को मुहैया करवाता है ज़मीन, जिसको रहने के लिए घर नहीं होता था, ज़मीन जो है नहीं होते थे, तो रहने के लिए डीवारी नहीं होता था, उसको क्या सरकार जो है मुहैया करवाता था ज़मीन, तो उसको बोलते थे बंदोबस्त। तो वैसा ज़मीन है तो वैसा लिख देना है, नहीं तो अन्य कोई तरह से मिला है तो आपको वहाँ पे जो है 10वां नंबर कॉलम में लिख देना है। अच्छा, 11वां नंबर कॉलम है अभियोक्ति अगर कोई हो, यानी कोई ऐसा ज़मीन है जिसमें कानूनी मामला चल रहा है, वो मामला का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, कोर्ट में उसका जो है अभी बात चल ही रहा है, तो जब उसका जो है कोर्ट का निर्णय आएगा, उसके हिसाब से बाद में वो बर्ड जो है वो आपका नॉमिनेट हो जाएगा उसमें। तो फिलहाल आपको अभियुक्ति में अभी जो है तो कोई दखल है, उसके नाम से ज़मीन कागज़ पे नहीं है लेकिन दखल में है, मामला कोर्ट में है, तो आप उसमें आपको जो है उसमें दर्शा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नीचे है स्थान है, तिथि है, वो आपको पता ही लिख लीजिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम रिकमेंड करेंगे कि आप आधार संख्या के साथ मोबाइल नंबर 2 दीजिएगा इसमें, ताकि आपका एक वो मोबाइल नंबर में कॉल नहीं आए तो दूसरा मोबाइल नंबर से में भी कॉल कर सके जो सर्वे कर्मचारी लोग जो हैं। अच्छा, ये फॉर्म भरने के बाद नीचे आपको घोषणा करना है कि मैं या हम घोषणा करता हूँ या करते हैं कि स्वघोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी या हमारी जानकारी सही है। स्वघोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं या हम जवाबदेह हूँ। तो भाई लोग, इसमें अपना ही ज़मीन का ब्यौरा दीजिएगा, किसी दूसरे का ज़मीन का ब्यौरा नहीं देना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।